हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारी सीरीज चल रही है, हमारी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है चैप्टर के अकॉर्डिंग उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर चैप्टर जो फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, उसको अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। आज जो सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या कह रहा है, स्क्रूटम यानी वृषण कोश का तापमान जो कि वृषण के क्रियात्मक रहने के हेतु आवश्यक है, सदैव शरीर के तापमान से लगभग कम होता है। यानी ये पूछा जा रहा है कि जो स्क्रोटम होते हैं, वृषण कोश होते हैं, उसका तापमान शरीर के तापमान से कितना कम होता है। तो वो 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर है, वो क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, इस पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। और जो स्क्रोटम होते हैं, जहाँ के अंदर टेस्टिस होते हैं, उनका तापमान इनके तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी होता है। तो इसलिए कि वृषण कोश होते हैं, इसीलिए एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, क्योंकि ये लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा बाह्य जेनेटेलिया में होते हैं, यानी मादा बाह्य जनेंद्रिय कौन से होते हैं। जहां पर फीमेल जेनेटेलिया के अंदर अपन बात करें एक्सटर्नल जेनेटेलिया में, तो मॉन्स प्यूबियस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन, ये सारे क्या एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। अब यहां पर देखो क्या ओवरी, ओवरी फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया नहीं है। स्तन ग्रंथि मेमरी ग्लैंड ये भी नहीं है। मोन्स प्यूबियस ये है, क्लेटोरिस है, लेबिया मेजोरा है, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया इसमें। तो ऑप्शन के अंदर क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 3, 4 और 5 सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य की मादा में जीवन की कौन सी अवस्था में oogenesis प्रारंभ होता है। यानी फीमेल के अंदर oogenesis कब प्रारंभ होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। देखो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, वो प्यूबर्टी आने पर होता है, लेकिन फीमेल के अंदर जब एक बच्ची अपनी माँ के गर्भ में होती है, उसी समय पर उसमें oogenesis की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल इसमें परिवर्तित हो जाती है। ओवुलेशन के बाद में ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। हम ओवरी के अंदर स्टडी करते हैं कि ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, ग्रेफियन फॉलिकल होती है, वो फटेगी 14 डे, सेकेंडरी oocyte होता है वो रिलीज होता है। उसके बाद में जो फॉलिकल्स होती हैं ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ये कॉर्पस ल्यूटियम यानी पित्तपिंड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो पूछा ये कि ओवुलेशन के बाद में फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। निम्न में से क्या स्तनधारी वर्षण के लिए सत्य है, यानी टेस्टिस के बारे में बताना कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सत्य है। अब इसके अंदर आ रहा है ग्रेफियन फॉलिकल, सर्टोली सेल, लीडिंग सेल्स। अब यहाँ देखोगे कि सर्टोली सेल्स होती है वो टेस्टिस में पाई जाती हैं, लीडिंग सेल पाई जाती है, लेकिन ग्रेफियन फॉलिकल नहीं है। ग्रेफियन फॉलिकल किसके अंदर मिलती है, ओवरी के अंदर मिलती है। तो इसका मतलब जहाँ ग्रेफियन फॉलिकल है वो ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ ग्रेफियन फॉलिकल है ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ ग्रेफियन फॉलिकल है इसमें भी नहीं होगा, ये ग्रेफियन फॉलिकल है ये नहीं होगा। बच गया कौन सा, सी बच गया, यानी सर्टोली सेल मिलेंगी, सेमिनिफेरस नलिकाएं मिलेंगी और लीडिंग सेल्स मिलेंगी। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक ओम के बाहर से अंदर की तरफ परतें होती है। ओम होता है उसके अंदर बाहर से अंदर की तरफ परत कौन सी होती है, सबसे बाहर की तरफ देखो ओम है, सबसे बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा की लेयर होती है। बाहर की तरफ कौन सी है, कोरोना रेडिएटा है। इसके बाद में क्या, जोना पेलुसिडा है।
बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा, इसके बाद में जोना पेलुसिड है। तो अब इसी ऑप्शन से देख लीजिए, एक से पकड़ में आ जाएगा, कोरोना रेडिएटा है, एक में ही कोरोना रेडिएटा सबसे पहले। बाहर से अंदर की तरफ पूछा है तो कोरोना रेडिएटा सबसे बाहर वाली, यहाँ कोरोना रेडिएटा नहीं, यहाँ नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा। कोरोना रेडिएटा है, जोना पेलुसिड है, इसके बाद में विट्टेलाइन मेम्ब्रेन होती है। ये पेरीविट्टेलाइन स्पेस होता है, इसके अंदर विट्टेलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। oogenesis की कौन सी अवस्था में पहली पोलर बॉडी बनती है? चलो समझ लेते हैं, आगे एक दो क्वेश्चन और भी आएंगे इससे संबंधित, वो भी साथ में कवर हो जाएंगे। जैसे ये जर्म सेल, जनन कोशिका, इनके अंदर बार बार माइटोसिस होंगे, तो इससे जो सेल बनेंगी उनको बोलेंगे अपन उगोनिया। ये हो गए उगोनिया। उगोनिया ग्रो करेंगे, क्या बनाएंगे? प्राइमरी oocyte बनाएंगे, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करेंगे। प्राइमरी oocyte के अंदर क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा, एक क्या बनेगा यहाँ पर? सेकेंडरी oocyte बनेगी और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद में इनके अंदर आगे मियोसिस सेकेंड होगा, तो यहाँ पर ओवम बनेगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सी अवस्था में पहली पोलर बॉडी बनती है? तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर पोलर बॉडी फर्स्ट बनती है, मियोसिस फर्स्ट ऑप्शन में आ जाएगा, अर्धसूत्री फर्स्ट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा के लिए निम्न में से कौन सा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर ह्यूमन फीमेल? ह्यूमन फीमेल के लिए कौन सा रॉन्ग है? आर्तव चक्र लगभग 28 दिन का होता है, पहली बात सही है। दूसरा, मेनोपोज 45 से 55 साल की उम्र में होता है, यानी जब आर्तव चक्र बंद होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होगा, उसको मेनोपोज बोलते हैं। गर्भावस्था के दौरान निकले हुए अंडे मर जाते हैं, ये बात गलत हो गई। अगला क्या? ऋतुस्राव, यानी जो मेंस्ट्रुएशन है वो कितने दिन का? 3 से 5 दिन का, बिल्कुल ये बात भी सही है। गलत पूछा तो गलत ही हो जाएगा। oogenesis में एक द्विगुणित कोशिका कितने ओम उत्पन्न करती है? तो महिलाओं के अंदर जो oogenesis होता है उसके अंदर लास्ट में जाकर कितना ओम बनता है? एक ही ओम बनता है, ठीक है, तो एक सिंगल ओम का फॉर्मेशन होगा। कौन नर की सहायक ग्रंथि नहीं है? असेसरी ग्लैंड ऑफ मेल। कौन सी नहीं है? नॉट ए मेल असेसरी ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल शुक्रा से बिल्कुल असेसरी ग्लैंड होती है। एम्पुला ये नहीं होता भाई। एम्पुला किस में पाया जाता है? फीमेल के अंदर। ये किसका पार्ट है? फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। बाकी प्रोस्टेट ग्लैंड भी है और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड भी है। यहां पूछा कि कौन सी ग्रंथि नहीं है, तो एम्पुला नहीं है। अपरिपक्व नर जन्म कोशिका स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान विभाजित होकर स्पर्म बनाती है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्म बनेंगे। इस संदर्भ में सही विकल्प चुनना है। स्पर्मेटोगोनिया में 46 क्रोमोसोम होते हैं और इसमें सदैव अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोसोम तो 46 होते हैं, लेकिन इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। स्पर्मेटोगोनिया में होता है समसूत्री विभाजन। तो पहला स्टेटमेंट गलत। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है, नहीं, ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। द्वितीय स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम होते हैं और ये द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हैं, ये बात सही हो गई। चौथा क्या करा? स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड में परिवर्तित होते हैं, ऐसा नहीं होता है। स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ के अंदर परिवर्तित होते हैं। तो अपने को सही कथन पूछा है तो सही यहां पर सी होगा। गर्भावस्था के दौरान मूत्र परीक्षण में निम्न में किसकी उपस्थिति देखी जाती है? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जो प्लेसेंटा का हार्मोन होता है, HCG। इसका प्रयोग गर्भावस्था जांच के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीटस को प्लेसेंटा से जोड़ने वाली रचना क्या होती है? अम्बिलिकल कॉर्ड। हम यूट्रस के अंदर पढ़ते हैं इस तरीके से, ये जैसे यूट्रस है, यहां पर एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो जिस स्ट्रक्चर के द्वारा
प्लेसेंटा से, ये प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा से इस स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ा रहता है, इसी को बोला जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभि रज्जु। तो अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभि रज्जु भी बोलते हैं इसको। इसके बाद में किसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं? देखिए पूरा पैटर्न समझिए। जर्म सेल से बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया सारे के सारे क्या होते हैं? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब इसमें क्रोमोसोम कितने? 46। लो क्रोमोसोम में लिख लेते हैं अपन 46। स्पर्मेटोगोनिया ये आगे चलकर किस में कन्वर्ट होते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर भी क्या होंगे? 46 होंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा, अर्धसूत्री फर्स्ट, तो क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। तो इससे बनेंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 23। इनके अंदर बाद में मियोसिस सेकेंड होगा, तो इससे क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बनेंगे। तो स्पर्मेटिड के अंदर भी क्रोमोसोम कितने? 23, क्योंकि मियोटिक सेकंड डिवीजन होता है, यानी जो अर्धसूत्री सेकंड होता है वो एज ए माइटोसिस के समान होता है, तो इसके अंदर भी 23 रहेंगे। इसके बाद में स्पर्म बन गए, और स्पर्म के अंदर भी कितने होंगे? 23 होते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और उससे पहले वाली कोशिकाओं में 46 हैं, इसके बाद वाले जितने भी आ रही हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्म, इन सब के अंदर क्या होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। यहां किसका पूछा है? इसमें 23 गुणसूत्रीय क्रोमोसोम होते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या 46? ये नहीं होगा। जाइगोट, जाइगोट के अंदर डिप्लॉइड कंडीशन बन जाती है, तो 46 होंगे, यानी इसके अंदर कितने होते हैं? 46 हैं। इसके अंदर भी कितने हैं? 46 हैं। द्वितीय oocyte, इसी तरीके से फीमेल के अंदर भी ओगोनिया, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवम इस तरीके से बनते हैं, तो वहां पर भी प्राइमरी oocyte और उससे पहले क्या होते हैं? 46 होंगे, और उसके बाद में 23 होंगे। उगोनिया, तो यहां उगोनिया के अंदर भी क्या होंगे? 46 होंगे। तो 23 किसके अंदर होंगे? सेकेंडरी oocyte के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनन तंत्र की निम्न संरचनाओं में से बेमेल को चुनिए, यानी इनसे जो अलग है उसको छांटना हमें। रेटेटेस्टिस का संबंध किससे होता है? मेल के टेस्टिस से होता है, यानी मेल से है। एपिडिडाइमिस अधिवर्षण, ये भी टेस्टिस से रिलेटेड है। वैसेफेरेंसिया, ये भी क्या? जनन तंत्र से संबंधित है। इस्तमस, ये किसका पार्ट है? ये फीमेल का है, फीमेल की फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। इसका मतलब अलग हो गई, ये 3 मेल के पार्ट है और ये फीमेल का, तो एक ही अलग हो गई, इस्तमस। कॉलम को मैच करना है कि कौन सी प्रावस्था इसमें ए और बी के सामने वाली। प्रचुरोद भवन या प्रोलिफेरेटिव फेज किसको बोलते हैं? फोलिकुलर फेज को बोलते हैं, पुटकीय प्रावस्था को, क्योंकि इस समय पर ओवरी के अंदर फोलिकल्स डेवलप्ड होती है, जबकि जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है वो प्रोलिफेरेशन द्वारा जनरेट होती है, दोबारा से वो बनेगी, रिपेयर होगी। तो प्रचुरोद भवन प्रावस्था को पुटकीय प्रावस्था बोला जाता है। सेक्रेटरी स्रावी प्रावस्था किसको बोला जाता है? ल्यूटियल फेज को, पित्तपिंड प्रावस्था को। और ऋतुस्राव के अंदर क्या होता है? गर्भाशय के अंत स्तर का विघटन होता है। तो ए के अंदर 2, ए के अंदर 2, एक ऑप्शन मेरा पहला हो जाएगा। स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही स्थल कहां होते हैं? शुक्राणु बंधन के स्थल होते हैं वो जोना पेलुसिडा पे होते हैं। चलिए, सहगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में कौन रिलेक्शन हार्मोन का स्राव करता है? देखो प्लेसेंटा का जब फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, तो वो HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। और इसी समय पर जो ओवरी होती है वो रिलेक्शन हार्मोन का स्राव करती है। तो ये कह रहा है कि रिलेक्शन हार्मोन का स्राव कौन करती है? ये करता है ओवरी।
अंडा से। अगले द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण कब होता है? देखो जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के समय ओवरी से कौन सी स्ट्रक्चर रिलीज होती है? सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte कहां चली जाती है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और जब इसके पास में स्पर्म आएगा, उसी का जो कॉन्टेक्ट होता है वही उसके अंदर क्या करता है? अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। तो द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण कब होगा? संभोग के समय, युग्मनज बनने के बाद में, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन के समय। बिल्कुल शुक्राणु और अंडाणु के संलयन के समय, यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये सेकेंडरी oocyte आ जाती है। जो स्पर्म आकर इसको कांटेक्ट करता है, तब जाकर इसके अंदर क्या होता है? सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होता है, दूसरा सूत्री विभाजन, वो पूर्ण होगा। तब जाकर इससे ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। मोरूला एक विकासशील प्रावस्था है। किस तरीके से मोरूला बनता है? जैसे स्पर्म है और ओवम, दोनों गेमेट का क्या होता है? फ्यूजन होता है। और दोनों का फ्यूजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का। जाइगोट के अंदर जो डिवीजन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज। क्लीवेज के बाद में जो बनती है स्ट्रक्चर सॉलिड बॉल के समान, उसको हम क्या बोलते हैं? मोरूला। मोरूला के बाद में जो अगली स्टेज आती है ह्यूमन के अंदर, वो है ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट के बाद में आगे जो स्टेज आती है वो आती है गेस्टुला। यहां पूछा कि मोरूला है वो विकास की अवस्था है, किसके मध्य की है? तो मोरूला कहां आया? यहां पर ब्लास्टोसिस्ट से पहले। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या? जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच, यानी जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच। बिल्कुल सही है, 1 नंबर ऑप्शन ही हो जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट और गेस्टुला के बीच में नहीं है, इम्प्लांटेशन के बाद की नहीं है, इम्प्लांटेशन और प्रसव के बीच की नहीं है। जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच की अवस्था है मोरूला। फैलोपियन नलिका का वह भाग जो अंडाशय के समीप होता है, देखिए यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पर होती है ओवरी। ये जो भाग होता है इनको बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये वाला भाग होता है इसको बोला जाता है एम्पुला। और ये भाग जो यूट्रस की तरफ होता है इसको बोला जाता है इस्थमस या संकीर्ण पथ। अब पूछा क्या हमें कि फैलोपियन नलिका का वह भाग जो अंडाशय के समीप होता है, अंडाशय के समीप कौन सा है? इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम या कीपक, ए ऑप्शन हो जाएगा। वैसा एफरेंशिया छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो जोड़ने का कार्य करती हैं। देखिए टेस्टिस की स्ट्रक्चर हम देखें, तो टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? लोब्यूल्स होते हैं। 250 लोब्यूल्स होते हैं। इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, यहाँ रेटेटेस्टिस है। और यहां पर जो नलिकाएं होती हैं जो रेटेटेस्टिस को एपिडिडाइमिस के साथ में जोड़ने का काम करती हैं, इन नलिकाओं को क्या बोला जाता है? वैसा इफरेंशिया बोला जाता है। तो वैसा इफरेंशिया छोटी छोटी नलिकाएं जो जोड़ती हैं रेटेटेस्टिस को अधिवर्षण से। ये रेटेटेस्टिस, ये अधिवर्षण, एपिडिडाइमिस। बिल्कुल यही हो गया पहला ऑप्शन ही। इसके बाद में सर्टोली सेल्स कहां पाई जाती हैं? सर्टोली सेल्स होती हैं, ये पाई जाती हैं शुक्र नलिकाओं में तथा जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। मेल के टेस्टिस के अंदर पाई जाती है। जब टेस्टिस के अंदर अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाते हैं, टेस्टिस का सेक्शन काट के देखें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होती है? जर्म सेल्स होती हैं। और जर्म सेल के बीच बीच में स्पेशल सेल होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स बोलते हैं। तो कहां पाई जाएंगी? शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाएंगी, ताकि यहाँ से जो जनन कोशिकाएं होती हैं स्पर्म बनाएंगे आगे चलकर, तो इनको पोषण प्रदान करने का काम ये करती है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट यहां से हो जाएगा। मानव के अंदर शुक्राशय प्लाज्मा में किसकी अधिकता होती है? शुक्राशय प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहां पर क्या? फ्रक्टोज, डी ऑप्शन के अंदर फ्रक्टोज और कैल्शियम ये पाए जाते हैं मानव के शुक्राशय प्लाज्मा में।
मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर तथा वृषण कोश में पाए जाते हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहले भी अपन ने डिस्कस किया कि जो वृषण कोश होते हैं वो उदर गुहा से बाहर होते हैं, किस लिए, ताकि कम तापमान रहे, टेम्परेचर को, लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, उदर गुहा की तुलना में कुछ कम तापमान बनाए रखना, पहला ही ऑप्शन हो गया उदर गुहा की तुलना में, क्योंकि ये 2 से 2.5 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम रखते हैं वर्षण कोश। यदि किसी कारणवश जनन तंत्र की वैसा एफिरेंसिया अवरुद्ध हो जाए तो युग्मक कहां से कहां तक स्थानांतरित नहीं होंगे। अभी हमने समझा था चलो दोबारा बना लेते हैं। इस तरीके से हमने कहा था कि टेस्टिस है, यहां पर रेटे टेस्टिस है, यहां पर लोब्यूल्स है, और यहां पर वैसा एफिरेंसिया होती है। अब वैसा एफिरेंसिया को अपन ब्लॉक कर दें, अवरुद्ध कर दें, तो इधर वाले स्पर्म रेटे टेस्टिस से कहां नहीं जा पाएंगे, एपिडिडाइमिस में, या कहेंगे कि यहां वर्षण से अधिवर्षण के अंदर नहीं जा पाएंगे, यानी टेस्टिस से एपिडिडाइमिस के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो कहां से कहां नहीं पहुंच पाएंगे, वर्षण से अधिवर्षण में, टेस्टिस टू एपिडाइमिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाई जाने वाली लीडिंग कोशिकाओं से किसका स्रावण होता है, एंड्रोजन्स का। मेल हार्मोन एंड्रोजन का स्राव करती है। नर हार्मोन है, नर का हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। शुक्रवाहिनी का प्रमुख कार्य क्या होता है, शुक्राणु का संग्रहण करना, शुक्राणु का स्थानांतरण करना, अंडाणु परिपक्वन, इनमें से कोई नहीं, शुक्राणु का स्थानांतरण करना। शुक्रवाहिनी के माध्यम से शुक्राणु आगे ट्रांसफर होते हैं। गिरवा कौन सा भाग होता है, फीमेल का जब यूट्रस हम बनाए तो ये यूट्रस, ये वाला पार्ट भेजा है ना, और जो यूट्रस का सबसे अंतिम भाग होता है ये कहलाता है सर्विक्स, गर्भाशय गिरवा। तो किसके मध्य पाया जाता है, गर्भाशय और योनि के मध्य, इधर गर्भाशय इधर योनि भेजा है ना, इसके बीच में यहां पर पाया जाता है ये वाला भाग, तो गर्भाशय और योनि के मध्य। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है, मेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस, और फीमेल के अंदर होता है ओवरी। अब यहां ऑप्शन में कौन सा है, ओवरी दे रखा, अंडा से हो जाएगा, महिला का दे रखा है ओवरी। शुक्र नलिकाओं में उपस्थित पोषक कोशिकाएं होती हैं, सर्टोली सेल्स होती है जो पोषण प्रदान करती है, सर्टोली सेल्स। नर शुक्राणु द्वारा मादा के अंडाणु का निषेचन मादा के जनन मार्ग के किस भाग में होता है, यानी फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फेलोपियन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से भाग में होता है, फेलोपियन ट्यूब, यानी अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब के अंदर। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी पूछे तो फेलोपियन ट्यूब की अभी मैंने 3 बात की है कि इनफंडिबुलम होता है, एम्पुला होता है और इस्थमस होता है। तो कहां पर होगा, एम्पुला रीजन के अंदर। फेलोपियन ट्यूब का भी पार्ट पूछा जाए कि पर्टिकुलर फेलोपियन ट्यूब के भी कौन से भाग में होगा, तो उसके एम्पुला भाग या तुम्बिका क्षेत्र के अंदर निषेचन होता है। स्पर्मेशन वह प्रक्रिया जिसमें स्पर्म छोड़े जाते हैं। देखो जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जैसे स्पर्म बनते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसकी लेयर है, यहां पर स्पर्म बनते हैं। इनके बीच बीच में जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो स्पर्म को बनेगी, उसको पकड़े रखेंगी, यहां पर स्पर्म को पकड़े रखेंगी। जैसे इस तरीके से दिखाई दे रही है ट्यूब है, ये बीच में इसकी केविटी है। जब एक साथ यहाँ स्पर्म को छोड़ा जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की केविटी में, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, स्पर्मिएशन। तो किसमें छोड़ा जाएगा शुक्राणु को, स्पर्मेशन की प्रोसेस के दौरान सेमिनिफेरस या शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर छोड़े जाते हैं। अब यहां पर ऐसे आप ऐसे समझ लीजिए कि इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसकी केविटी में जैसे स्पर्म रिलीज किए जाएंगे इसके ल्यूमेन के अंदर, तो उसको स्पर्मिएशन कहा जाता है।
400 शुक्राणुओं के निर्माण हेतु कितनी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट की आवश्यकता पड़ेगी? देखो, एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो आगे चलकर क्या बनाती है? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आगे चलकर क्या बनेंगे? 4 स्पर्मेटिड बनेंगे, और यही 4 स्पर्मेटिड होते हैं आगे चलकर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं? 4। लेकिन एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। यहां मैं पहले दे दिया कि 400 शुक्राणु है, कितनी स्पर्मेटोसाइट की जरूरत पड़ेगी? तो देखिए, 1 से 2 बन रही है, तो ऐसे कह सकते हैं कि 2 स्पर्म बनाने के लिए क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो 400 के लिए कितनी चाहिएंगी? 200 चाहिएंगी। 200 यहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगी, तो वो 400 स्पर्म बना देंगी। अंडा से अंडा मुक्त किया जाता है, इस पर भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ओवरी से अंडाणु नहीं निकलता है। ओवरी से जब ओवुलेशन होता है उस समय पर सेकेंडरी oocyte, द्वितीय अंडक होता है, वो ओवरी से बाहर निकलता है। ऑप्शन में द्वितीय oocyte अवस्था में यह आ गया, सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर। परिपक्व अंडाणु नहीं होता है, क्योंकि परिपक्व अंडाणु तो फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, और वहां जाने के बाद में जैसे स्पर्म इसको कॉन्टेक्ट करेगा, तब अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होगा, तब जाकर ओवम बनेगा। तो ओवरी से यानी अंडाशय से निकलता है, वो सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर निकलता है। अगला निषेचन किसको कहा जाता है? निषेचन की प्रक्रिया के दौरान देखो क्या होता है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। ओवम भी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। इन दोनों का फ्यूजन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। तो निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है? अगुणित शुक्राणु और अगुणित अंडाणु के मिलने से द्विगुणित यानी डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो द्विगुणित युग्मनज बनाने के लिए द्विगुणित अंडा, तो द्विगुणित अंडा कभी नहीं होगा ये। अगुणित युग्मनज बनाने के लिए तो युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित होता है। ये ऑप्शन गलत हो गया। द्विगुणित युग्मनज बनाने के लिए अगुणित शुक्राणु और अगुणित अंडाणु से मिलना, सी ऑप्शन हो जाएगा। शुक्र जनन का सही क्रम क्या? शुक्र जनन में क्या बनते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, जर्म सेल में डिवीजन होगा स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, उसके बाद में स्पर्म। तो देखिए, स्पर्मेटोगोनिया आएगा सबसे पहले। स्पर्मेटोगोनिया इसमें भी, इसमें भी, इनमें स्पर्मेटोसाइट आ गई तो पहले गलत हो गया ये दोनों। स्पर्मेटोगोनिया इसमें भी, स्पर्मेटोगोनिया इसमें पहले स्पर्मेटिड आ गया, ये गलत हो गया। यानी स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद में स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आ गई, उसके बाद में स्पर्मेटिड, उसके बाद में स्पर्म यानी शुक्राणु। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्रोसोम किसका बना होता है? एक्रोसोम गोल्जी काय से बनता है। जैसे स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो जो स्पर्मेटिड का गोल्जी काय होता है, वही शुक्राणु के अंदर जो आगे पर टोपी के समान संरचना एक्रोसोम, उसका निर्माण करता है। तो एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। ग्रेफिन फॉलिकल में पाया जाता है। ग्रेफिन फॉलिकल में क्या पाई जाती है? जो फॉलिकल बनती है ओवरी के अंदर, मेच्योर फॉलिकल होती है, उसको ग्रेफिन फॉलिकल बनते हैं, और उस पर लेयर होती है थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। ये लो, डी ऑप्शन आ गया, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। फ्रक्टोज शर्करा किस किस स्राव में उपस्थित रहती है? अभी हमने कहा कि फ्रक्टोज शर्करा, फ्रक्टोज कैल्शियम आयन किस में पाए जाते हैं? सेमिनल प्लाज्मा के अंदर। उसमें ज्यादा रोल किसका होता है? सेमिनल वेसिकल का। तो शुक्राशय के स्राव के अंदर फ्रक्टोज उपस्थित होती है। ग्रेफिन फॉलिकल किस में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है स्तनधारियों के अंडाशय में, बिल्कुल स्तनधारियों के अंडाशय के अंदर पाई जाती है ग्रेफिन फॉलिकल। अंडोत्सर्ग के समय क्षतिग्रस्त फॉलिकल्स रुधिर से भर जाती है और बनाती है। अभी हमने कहा कि अंडोत्सर्ग के समय जो फॉलिकल्स होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये लो, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम किस हार्मोन का सेक्रेशन करती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है, जो क्या करता है? प्रेगनेंसी के लिए या गर्भाशय को गर्भ धारण के लिए तैयार करता है, यानी या फिर कहेगी एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यानी एंडोमेट्रियम के रख रखाव के लिए जरूरी होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन कौन करती है? कॉर्पस ल्यूटियम।
एक्रोसोम शुक्राणु को किस कार्य में सहायता करता है? स्पर्म के सबसे आगे वाला जो भाग होता है वहां पर एक्रोसोम होता है, और ये एक्रोसोम जैसे ही ओवम के पास में जाएगा तो इसकी मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के काम आएगा, यानी इनका डाइजेशन कर देगा, अंडाणु कला को भेदने में इसका रोल होता है। तो ये क्वेश्चन थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से संबंधित। जो बुक हमारी बीएससी नर्सिंग के संबंधित हमने पिछले वीडियो के अंदर भी बात की थी, उस बुक के अंदर चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन दे रखे और उनका अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग हर चैप्टर के पीछे जितने भी उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे उन सबका सॉल्यूशन अपन कवर कर रहे हैं। तो 2 चैप्टर तक हमारा हो गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में लेकर फिर मिलेंगे। थैंक यू।